हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड आज हम बीए हिस्ट्री थर्ड ईयर बोल्शेविक क्रांति यानी मार्क्सवादी की विचारधारा हम पढ़ेंगे कि बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई थी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप अपने आंसर को तैयार कीजिए क्योंकि DU, इग्नू, सोल के कॉलेजेस में कई बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये जो वीडियो का जो पार्ट होगा हमारा थर्ड पार्ट होगा। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम स्टार्ट करते हैं कि बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कि रूस में बोल्शेविक क्रांति से पहले अगर देखा जाए तो वहां पे जार राजा थे उनका शासन था, तथा उसके शासन काल में देश की आर्थिक जो स्थिति थी बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे कि हम बात करते शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अन्य मूलभूत सुविधाएं वहां पर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थी, अभाव था, कमी था उस चीज का। कृषि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और रूस क्या था, कर्जे के बोझ में दबा हुआ था। जार एक क्या था, निरंकुश शासक था। उसने जनता की आवश्यकताओं का ख्याल भी नहीं रखता था, यानी वो जो था वो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं करता था। इसके अलावा रूस को केनिया, जापान के साथ युद्ध करना पड़ा और मुंह खानी पड़ी, यानी हार का सामना करना पड़ा, जो उसके लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक था। फलस्वरूप हुआ क्या, जनता जार निकोलस की शासन व्यवस्था से बुरी तरीके से तंग आ गई। जनता ने 1917 में जार के विरुद्ध एक क्रांति कर दी। हालांकि जो क्रांति हुई है उसको दो चरणों में बांटा गया। पहला मार्च 1917 में और दूसरा कब किया गया, नवंबर 1917 में किया गया। अब हम बात करते हैं कि रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई। इसी को हम क्या कहते हैं, बोल्शेविकी क्रांति। यानी राजा का शासन खत्म करने के बाद किसकी नींव रखी गई, तो साम्यवाद की नींव रखी गई, और इसी को हम क्या कहते हैं, बोल्शेविकी क्रांति कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आगे हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। बोल्शेविक क्रांति के कारण जार शाही की निरंकुशता। जार निकोलस एक क्या था, निरंकुश राजा था। वह स्वयं को ईश्वर का दूत मानता था और जनता पर उसका कठोर नियंत्रण था। हालांकि 1905 के पश्चात रूस में संसद की स्थापना की गई, परंतु शासन के सभी जो मुख्य जो पद थे उस पर राजा का नियंत्रण था। जार जनता के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं करता था। राजा सिर्फ धनी वर्ग, चर्च, कुलीन वर्ग और विशेष व्यक्ति के लोगों का ही ध्यान रखता था, जिससे आम जनता के अंदर राजा के विरुद्ध क्रोध की भावना उत्पन्न होने लगी। किसानों की दयनीय दशा के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ, किसानों को इतना ज्यादा मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ा। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के सभी प्रमुख देशों में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। अब हम बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत तक में टेक्नोलॉजी हर एक देशों में पहुंच चुकी थी, लेकिन रूस जो था अभी भी पिछड़ा हुआ देश था। एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी किसानों पर जो राजा था वो टैक्स लेता था। उत्पादन कम होने से कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। जमींदार भूमिहीन किसानों का शोषण करते थे, अतः किसानों में सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था। 1905 में किसानों ने दंगे कर दिए। क्रांति के समय किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से क्रांतिकारियों का पूरा सहयोग दिया। अब हम बात करते हैं समाजवाद का उदय। 19वीं शताब्दी में समाजवादी विचारधाराओं का उदय हुआ, यानी रसिया की हम बात करें, सोवियत संघ में समाजवाद का उदय हुआ। रूस में समाजवादी आंदोलन को दो भागों में बांटा गया। क्रांतिकारी समाजवादी दल और समाजवादी लोकतांत्रिक दल, ये दो भागों में बटा हुआ है। 1930 में समाजवादी लोकतांत्रिक दल को दो भागों में बांटा गया। एक का नाम था बोल्शेविक और दूसरे का नाम क्या था, मेंशेविक। तो बोल्शेविक दल का जो नेता था वो कौन था, लेनिन था, और उच्च विचारों का समर्थक था। जार निकोलस ने समाजवाद को रोकने के लिए अनेकों कदम उठाए। हम फ्रेंड्स यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि परंतु रूस में समाजवादी विचारों का तीव्र गति से विरोध किया जा रहा था, यानी जो राजा था वो ना समाजवाद को धीरे धीरे खत्म करना चाहता था।
लेकिन वहाँ के जो विचारक थे वो समाजवाद को धीरे धीरे लाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया कि राजा का शासन खत्म हो गया। अब हम बात करते कि गैरों की जातियों का असंतोष। जार निकोलस ने गैर रूसी जाति के साथ बड़ी कठोरता व्यवहार करता था, यानी रूस में जो जाति थे उनके साथ कठोरता पूर्ण व्यवहार करता था। रूस में जैसे हम बात करते यहूदी और आर्मेनियन के ऊपर भीषण अत्याचार किया इसने। इसके अलावा बाल्टिक के प्रांतों में भी जर्मन रूसी के कारण की नीतियां अपनाएगी। इसके कारण बाल्टिक प्रांतों में भी जबरन रूसीकरण की नीति अपनाई गई। फलस्वरूप वहां के लोगों ने जार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। यानी अब जो रूस में जार के खिलाफ बहुत ज्यादा आंदोलन स्टार्ट हो रहा था धीरे धीरे, कि अब हमें राजा का शासन नहीं चाहिए, यानी अब हमें राजतंत्र नहीं चाहिए। इन आंदोलनों को सख्ती से कुचल दिया गया। इसका नतीजा हुआ कि गैर रूसी जाति भी जार के विरुद्ध हो गई। अब हम बात करते हैं कि गैर जो जाति थी, रूस में जो गैर जाति थी वो भी धीरे धीरे आंदोलन कर रही थी, लेकिन राजा ने क्या किया, बड़ी सख्ती से इन आंदोलनों को कुचल दिया। और कुचलने के बाद गैर जाति भी अब क्या करती है कि सपोर्ट में आ जाती है, अब राजा के वो विरुद्ध खड़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्रांतिकारी नेताओं का उदय क्यों हुआ। तो रूस की क्रांति का श्रेय किसको जाता है, स्ट्राकी को जाता है और स्टालियन आदि नेताओं को ही जाता है, क्योंकि इन नेताओं ने तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उठाया और जनता के अंदर क्रांति की भावना को पैदा किया। और जनता इनके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हो उठी और निरंकुश राजा के ऊपर, यानी निरंकुश राजा के ऊपर विरोध करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हम अपने देश में ऐसे राजा नहीं चाहते जो हमारी बातों को नहीं सुनता। इन सभी नेताओं ने लेनिन क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी लेनिन के साथ महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि राजतंत्र को वो खत्म करना चाहते थे। अब हम बात करते हैं कि यूरोप में लोकतंत्र का प्रचार क्यों हुआ। तो यूरोप के देशों में देखा जाए तो अधिकतर देशों ने लोकतंत्र को अपना लिया था। तो यूरोप के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक सरकार बन चुकी थी और रूसी जनता भी पश्चिम के देशों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। वो भी चाहती है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था आए, पर जनता रूस में भी लोकतंत्र तो चाहती थी। इससे भी क्रांति को और ज्यादा बढ़ावा मिला। धीरे धीरे वहां पे आंदोलन होना शुरू हो गया और विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई। देखो, हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, रसिया की पराजय हो गई और युद्ध में जार के अत्यधिक सैनिक मारे गए थे और उसमें रूसी जो जनता थी, यानी आदमी थे, काफी हद तक वो भी मारे गए थे, क्योंकि युद्ध के मैदान में जार ने उन आदमियों को युद्ध में भेज दिया था। काफी जनता मारी गई थी, जिससे भारी संख्या में रूसी सैनिक और नागरिक मारे गए और रूस की सेना युद्ध के आरंभिक दिनों में ही हार गई थी। इससे रूसी सेना और उसमें काम करने वाले के संबंधी जार के विरुद्ध खड़े हो चुके थे। यानी रूसी सेना तो खड़ी हो गई थी, लेकिन उसके साथ जितने संबंधी थे वो भी धीरे धीरे अब विरोध जताना शुरू कर दिया कि हमें राजा नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि सन 1916 से लेकर 17 तक का अकाल का सामना करना पड़ा सोवियत संघ को, यानी रसिया को। तो 1916 से लेकर 17 तक रूस में भयंकर अकाल पड़ा। कृषि उत्पादन बहुत ज्यादा कम हुआ, खाने पीने की वस्तुओं में कमी आ गई। यानी हम बात कर रहे हैं कि जो वस्तुएं थी आसमान छूने लगी। ऐसी स्थिति में जार ने जनता की मूलभूत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कोई कार्य नहीं किया। से जनता जार के विरुद्ध हो गई और क्रांति का आरंभ 5 मार्च 1917 में आरंभ हुआ। किसानों और मजदूरों ने जलसा और सभाओं का आयोजन किया। राजा ने क्रांतिकारियों पर क्या किया, गोली चलाने का आदेश दे दिया, लेकिन संसद ने मना कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। अंत में क्या हुआ, जार यानी सम्राट को आत्मसमर्पण करना पड़ा और अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्रांति के परिणाम। जार शाही का अंत क्रांति के पश्चात रूस ने लंबे समय से चल रहे थे और जार का शासन
अब धीरे धीरे खत्म हो गया था, अंत हो गया था और साम्यवाद का विकास हुआ। रूस में क्रांति के पश्चात एक नई साम्यवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था? पूंजीवाद का अंत करके एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। रूसी शक्ति में वृद्धि। क्रांति के पश्चात रूस ने तेजी से विकास करना शुरू कर दिया और रूस विश्व के मानचित्र में एक महाशक्तिशाली के रूप में उभरने लगा। दुनिया के मजदूरों की प्रेरणा। इस क्रांति से रूसी किसान मजदूर वर्ग को समाज में उच्च स्थान प्रदान किया गया। उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार दिए गए। इसके अलावा विश्व में मजदूरों की स्थिति में काफी हद तक बदलाव आया। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा कि मजदूरों की स्थिति में बदलाव कहाँ आया? रसिया में आया, यानी रूस में आया। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं कि समाजवाद का प्रचार। रूस की क्रांति ने विश्व में समाजवाद का प्रचार किया। तो जो सोवियत संघ था उसने अपने समाजवाद का प्रचार विश्व में किया। क्रांति के पश्चात मार्क्सवादी विचारों को मान्यता प्राप्त हुई कि पूरे विश्व में मार्क्सवाद के अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ने लगी और रूसी क्रांति ने विश्व राजनीति में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से बदलाव लाना शुरू कर दिया और रूसी क्रांति ने जहां तक और दल के अधिनायकवाद को बढ़ावा दिया। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, वही दूसरी ओर आर्थिक समानता को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। क्रांति के बाद रूस की शक्ति में काफी हद तक वृद्धि हुई और रूस 1947 के दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका के साथ संयुक्त महाशक्ति बन गया तथा केवल विश्व में अमेरिका ही एक ऐसा देश बचा है जो अमेरिका को सैनिक क्षेत्र में चुनौती दे सकता है। वो कौन सा देश है भाई? तो आपको पता है कि सोवियत संघ है। बोल्शेविक क्रांति के पश्चात ही ये संभव हो सका था, क्योंकि अगर देखा जाए अमेरिका के बाद भारी भरकम सेना किसके पास है? सोवियत संघ के पास है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बोल्शेविक क्रांति का टॉपिक। तो आज हमने बहुत अच्छे से इसे कवर किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अपने नोटबुक में तैयार कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें और अच्छे अंक ला सकें। तो हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।